हेलो बच्चों। चलो भाई, अपना आज तुम्हारे 10th बोर्ड बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर अवर एनवायरनमेंट। बहुत बोरिंग चैप्टर है बट पढ़ना पड़ेगा, मार्क्स का वेटेज भी बहुत अच्छा है इस चैप्टर का। बहुत सिंपल टर्म्स में कितना समझना है वो सब बताया गया है। इसके बाद आप जाके अपनी एनसीईआरटी जरूर खोलें ताकि आपको एक बार ओवरव्यू मिले कि लिखना कैसे। समझ तो आ जाएगा बट लिखना कैसे। ठीक है, चलो चालू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, इकोसिस्टम क्वेश्चन में अगर बहुत इजी क्वेश्चन आएगा ना तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन पूछ लेगा, इकोसिस्टम क्या होता है वो पूछ लेगा। तो क्या लिखा है, इकोसिस्टम कंप्राइजेस ऑफ ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। क्या लिखा है, देखो बायोटिक है और एबायोटिक फैक्टर है इंटरैक्टिंग विथ वन अनदर इन अ गिवन एरिया। क्या बोला है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर एक गिवन एरिया में एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट इज इंक्लूड biotic components include all the living organisms such as plants, animals, microorganisms and humans. ठीक है, बायोटिक मतलब क्या होता है, बायोटिक मतलब होता है लिविंग, और एबायोटिक क्या होगा, नॉन लिविंग। ठीक है, तो ऐसी चीज है जो लिविंग है, जो रह रही है एक नॉन लिविंग एनवायरमेंट में। ठीक है, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गई, फिशेस हो गई, ये सब लिविंग है। बट क्या पानी लिविंग है? नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं, लिविंग कंपोनेंट्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड सनलाइट, टेम्परेचर, एयर, विंड, रेनफॉल, सॉइल, मिनरल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इकोसिस्टम क्या होता है जब बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर इंटरैक्ट करते हैं विद द गिवन एरिया। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, इकोसिस्टम। वो कंप्राइज क्या करता है, इकोसिस्टम। अब देखो, इकोसिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट्स हमने अभी देखे, क्या क्या बोले थे। एक था जो लिविंग होता है जिसको बोला था बायोटिक, और एक होता है नॉन लिविंग जिसको क्या बोला था, एबायोटिक। ठीक है, एबायोटिक फैक्टर में तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। आपको पता है एबायोटिक जो नॉन लिविंग है वो सब एबायोटिक है। ठीक है, बायोटिक में क्या क्या है, देखो बायोटिक में हम अलग अलग लेवल्स में डिफाइन करते हैं चीजों को। ठीक है, बायोटिक के अंदर पहला क्या होता है, एक होता है प्रोड्यूसर, जो खाना प्रोड्यूस कर रहा है। भाई लिविंग है ना, तो लिविंग के अंदर एनर्जी तो चाहिए ना, तो एनर्जी आएगी कहां से, पहले तो कोई एनर्जी बनाएगा, फिर उस एनर्जी को यूज करने वाला होगा, फिर जब एनर्जी वगैरह सब यूज हो गई, जो वेस्ट है उसको तोड़ने वाला कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो तीन कंपोनेंट क्या है, एक तो प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर, तीसरा डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर में जैसे प्लांट्स हो गए, क्या होता है, सनलाइट से प्लांट्स एनर्जी बनाएंगे, फूड बनाएंगे, वो फूड हम यूज करते हैं। ठीक है, और हमारी जब डेथ हो जाएगी तब बैक्टीरियाज, माइक्रोब जो है वो बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। तो ये तीन लेवल्स हो गए। क्या हुआ, प्रोड्यूसर आए, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिकम्पोजर। ठीक है, अब कंज्यूमर में भी अलग अलग लेवल होंगे, प्रोड्यूसर में तो होंगे नहीं। भाई प्रोड्यूसर क्या होता है, एक ही प्रोड्यूसर होगा, या तो खाना बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो कंज्यूमर में तीन लेवल डिफाइन करते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शरी। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में कौन आएंगे, जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से खाना ले लेंगे। जैसे जैसे कोई भी हर्बीवोर जो प्लांट्स खाता हो। ठीक है, भाई प्रोड्यूसर क्या है, प्लांट्स है ना, तो पहला प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, जो उनको खाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होगा, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा। और टर्शरी कंज्यूमर कौन होगा, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आएंगे, प्राइमरी कार्निवोर। ठीक है, मान लो जैसे प्राइमरी कंज्यूमर में हमने ले ली गोट, प्राइमरी कंज्यूमर में ले ली गोट। अब सेकेंडरी कंज्यूमर उनमें से कौन होगा, जो गोट को खा सकता है, जैसे लायन हो जाए, या कोई भी वाइल्ड एनिमल है, या ह्यूमंस है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब सेकेंडरी के बाद टर्शरी में कौन आएगा, भाई जो किसी भी एनिमल, दूसरा एनिमल को भी खा सकता है। ह्यूमन टर्शरी में भी आएंगे, सेकेंडरी में भी आएंगे, प्राइमरी में भी होते हैं। ठीक है, वो चीज आगे देखेंगे। इतना समझ आया। अब देखो, देखो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन तुमको समझना जरूरी है कि क्या क्या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, क्या क्या तरीके हैं जिससे प्लांट्स और एनिमल्स एनर्जी लेते हैं। ठीक है, या खाना खाते हैं, एनर्जी लेते हैं, किस किस वे में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो दो टाइप की चीजें आपको पढ़नी है मेनली। एक होता है ऑटोट्रॉप्स, एक होता है हेटरोट्रॉप्स। मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें, एनिमल्स में एंड प्लांट्स में। ठीक है, तो कौन कौन से, एक हो गए ऑटोट्रॉप्स और एक होते हैं हेटरोट्रॉप्स। These two are the two modes of nutrition in living organisms. Plants and some bacteria are autotrophs.
ऑटोट्रॉप मतलब ऑटो मतलब खुद से, ट्रॉपिक मतलब बनाना, ऑटोट्रॉप खुद का खाना बना ले वो ऑटोट्रॉप है। ठीक है, तो क्या लिखा है, प्लांट्स और कुछ टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, as they make their own food. Animals, fungi and some bacteria are heterotroph. सारे बैक्टीरिया ना ऑटोट्रॉप होंगे, सारे ना हेटरोट्रॉप होंगे, कुछ ऑटोट्रॉप होंगे, कुछ हेटरोट्रॉप्स होंगे। ठीक है, और क्या लिखा है, ड्राइव देयर ओन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉप्स बोलेंगे। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा और समझोगे, देखो ऑटोट्रॉप्स के अंदर क्या आया, प्लांट्स आएंगे और सम बैक्टीरियाज आएंगे। ठीक है, हेटरोट्रॉप्स में क्या होता है, आपको इसके अंदर भी 3 टाइप के अलग अलग डिवीजन होते हैं। एक होता है सेप्रोट्रॉप्स, एक होता है पैरासाइट, और एक और आपको पता करके लाना है भाई। 3 टाइप के होते हैं ना, हर चीज मैं तो नहीं बताऊंगा, तो 2 मैंने आपको बता दिए हैं, एक आप पता करोगे कि तीसरा टाइप का हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है। बता सकते हैं बट सही नहीं रहेगा, जिसके अंदर ह्यूमंस इंक्लूड होंगे। चलो एक हिंट दे दी, ऐसा टाइप का हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताओ जिसके अंदर ह्यूमंस इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये तो 2 टाइप के आपको बता दिए, तीसरा आप बताओगे जिसके अंदर ह्यूमंस आएंगे। ठीक है, अब सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं ये देख लो। देखो सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, इनको कंफ्यूज मत करना डीकम्पोजर्स से। ठीक है, इनको डीकम्पोजर्स से कंफ्यूज मत कर लेना। देखो सेप्रोट्रॉप्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। क्या बोला है, सेप्रोट्रॉप्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। एग्जाम्पल फंगाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। They absorb nutrients from dead and decaying plants and animals parts. Decomposers break down the organic matter or waste material and release nutrients into the soil. क्या बोल रहा है, सेप्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग के ऊपर फीड करेंगे। ठीक है, और डीकम्पोजर क्या होते हैं, वो होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं ऑफ डेड मटेरियल या ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या बोला है, सेप्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो फीड करते हैं डेड और डिकेइंग मटेरियल के ऊपर, और डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो ऑलरेडी मटेरियल हो गया, ऑर्गेनिक मटेरियल है, अब उसको तोड़ना है ताकि सॉइल में न्यूट्रिशन चला जाए। ठीक है, जैसे पिछली वाली स्लाइड में देखा था कि एक पैरासाइट बोला था और एक बोला था सेप्रोट्रॉप्स। आप बोलोगे कि पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप्स में डिफरेंस क्या है, ये होता है डेड और डिकेइंग के ऊपर, ये भी सामने वाले होस्ट से लेगा, और पैरासाइट के अंदर भी, पैरासाइट क्या होता है, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, पैरासाइट जैसे मान लो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर लिम्फेटिक फिलेरियासिस होता है, फिलेरियल ल्यूक होता है। ठीक है, तो वो क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर बैठ जाता है, जाके अपने डिराइव करता है, या लीच है, ब्लड सकिंग लीच है, तो वो क्या है, पैरासाइट। पैरासाइट वो होते हैं जो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म से फूड डिराइव करे। तो इसमें क्या डिफरेंस है भाई, सेप्रोट्रॉप्स में भी किसी और से फूड डिराइव कर रहा है, पैरासाइट में भी। पैरासाइट में लिविंग के ऊपर रहता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड डिराइव करेगा, और सेप्रोट्रॉप्स क्या थे, डेड से डिराइव करेगा। डिफरेंस समझ आया। ठीक है, फिर सेप्रोट्रॉप्स और डीकम्पोजर्स का डिफरेंस समझ आया। ठीक है, आगे बढ़ो, क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वर्म्स, स्लग्स and snails, they are considered extremely important in soil biology. They break down the complex organic matter into simpler substances that are taken by the plants for various metabolic activities. तो क्या करना, अल्टीमेटली एनर्जी लेनी है, एनर्जी क्या होगी, फिर मेटाबॉलिज्म में यूज होगी। ठीक है, आगे देखो, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ये आती है चीजें, आपको एमसीक्यू में भी आ जाएगा, या नॉर्मली 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाए। देखो एबायोटिक में क्या लिखा है, एबायोटिक कंपोनेंट्स आर यूजुअली द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ आवर इकोसिस्टम व्हिच आर सन, रेनफॉल, टेम्परेचर, एयर, सॉइल। ठीक है, पिछले में पढ़ा था। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, बात समझ आई। अब देखो, अब क्या है, अब यहां से ध्यान देना चालू करो, यहाँ पेन पेपर रख दो अपना, और जो पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दो। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल्स। देखो ट्रॉपिक लेवल्स क्या होता है, इट रिफर्स टू द वेरियस लेवल्स इन फूड वेब एज पर द फ्लो ऑफ एनर्जी। क्या बोल रहा है, इट रिफर्स टू द वेरियस लेवल्स ऑफ फूड वेब एज पर द एनर्जी, द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। अब देख लो कौन कौन से टाइप के ट्रॉपिक्स लेवल होते हैं। ठीक है,
पहला है प्रोड्यूसर, भाई हमने पढ़ा ना, सबसे पहले प्रोड्यूसर आएंगे, फिर कंज्यूमर, फिर डिकम्पोजर्स थे। तो क्या है, प्रोड्यूसर आया, फिर कंज्यूमर में हमने डिफरेंशिएट करा था, क्या था, एक तो प्राइमरी कंज्यूमर था, ठीक है, उसके बाद क्या था, सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी, टर्शरी को कोई खाने वाला आ जाए तो क्वाटरनरी, मतलब 4 नंबर 4th नंबर पे, और फिर डिकम्पोजर अल्टीमेटली। प्राइमरी कंज्यूमर में क्या क्या लिया था, हर्बीवोर लिए थे, सेकेंडरी के अंदर प्राइमरी कार्निवोर्स, कार्निवोर मतलब जो मीट खा सकते हैं, हर्बीवोर मतलब जो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी कार्निवोर, फिर टर्शरी कार्निवोर, और लास्ट में क्या है, डिकम्पोजर्स है। लेवल समझ लो कौन कौन से। प्रोड्यूसर्स को हमेशा लोगे T1 लेवल पे, ट्रॉपिक लेवल 1, फिर प्राइमरी कंज्यूमर होगा ट्रॉपिक लेवल 2, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर ट्रॉपिक लेवल 3, फिर टर्शरी कंज्यूमर ट्रॉपिक लेवल कौन सा, 4, फिर लेना हो तो ठीक है, वरना डिकम्पोजर्स आएंगे। कौन से लेवल पे आएंगे, फिर लास्ट एक है डिकम्पोजर को तो ट्रॉपिक लेवल है ही नहीं, वो तो एंड कर रही है, ठीक है। अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, सबसे ज्यादा लोग दिक्कत यही करते हैं, इसको समझ लेना क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले समझो क्या होता है इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कैन बी पिरामिड ऑफ नंबर, पेन का कलर क्या लें, रेड ले लो, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, या पिरामिड ऑफ एनर्जी। नंबर मतलब 1 2 3 ऐसे, बायोमास मतलब कितना मास है उसका, एक होता है वेट होता है और एक होता है मास। वेट मतलब क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी करोगे तो वेट हो जाता है, यहाँ पर ग्रेविटी कंसीडर कर ही नहीं रहे, तो यहाँ पे क्या मास आएगा, केजी के अंदर हो सकता है, एलबीस के अंदर हो सकता है, ठीक है। एनर्जी क्या है, कैलोरीज में लेते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, किलो कैलोरी या फिर कैलोरी, इंडिया में कैलोरी बोलते हैं, बाहर ऐसा यूनिट लेते हैं तो किलो कैलोरी, सेम ही होती है दोनों चीजें, ठीक है। ऑल द पिरामिड स्टार्ट्स विद द प्रोड्यूसर, भाई सबसे पहला टॉपिक लेवल तो क्या आएगा, प्रोड्यूसर का ही आएगा। देखो 3 टाइप के पिरामिड होते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं पिरामिड ऑफ नंबर, क्या लिखा है, गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन ईच ट्रॉपिक लेवल, इट कैन बी अपराइट या इन्वर्टेड। ये अपराइट और इन्वर्टेड क्या होता है, देखो ये होता है अपराइट पिरामिड, ये होता है इन्वर्टेड। अपराइट मतलब सीधा सीधा है ऊपर, बेस क्या होगा भाई, पिरामिड ऑफ गीजा देखा है ना, मूवीज में देखा होगा या कोई गया होगा तो सही में देखा होगा, तो क्या होता है उसका बेस वाइड होता है और टॉप क्या है, कोनिकल होता है, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ नंबर में नीचे वाला बेस और ऊपर स्टीप होता जाएगा, ठीक है, ऊपर नैरो होगा, बेस सबसे वाइड होगा, क्यों, अब यहाँ पे नंबर है ना, तो बेस सबसे ज्यादा वाइड बेस किसका होगा, जिसका नंबर सबसे ज्यादा होगा। मान लो इसका है 1000 का, 1000 नंबर था या किसी भी चीज का, तो बेस 1000 का, उसके ऊपर कम हो गया तो मान लो इसको 800 ले लिया, जिसका प्राइमरी कंज्यूमर का, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर मान लो 300 पे चला गया, टर्शरी कंज्यूमर के अंदर क्या हो गया, 100 पे चला गया, तो नंबर डिक्रीज होता जा रहा है। सबसे ज्यादा नंबर किसका है, प्रोड्यूसर्स का, तो इसका बेस सबसे ज्यादा वाइड है। अगर यही चीज उल्टी हो जाए, मान लो प्रोड्यूसर कम हो जाए, तो क्या होगा, इन्वर्टेड पिरामिड, क्योंकि प्रोड्यूसर हमेशा बेस ऑफ पिरामिड ही बनाएगा, भले इन्वर्टेड हो या अपराइट हो। ऐसा नहीं होगा कि अगर ऊपर बना दिया कि बेस बनाना है सर, हम तो ऊपर बना देंगे इन्वर्टेड, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, प्रोड्यूसर बेस बना रहा है लेकिन नंबर अब कम हो गया, मान लो ट्री का नंबर यहाँ 2 था, अपने एरिया में देखना, अपनी कॉलोनी में आसपास ट्री होंगे या घर पे ट्री होंगे, 1 ट्री होगा, बर्ड्स बैठने वाली 10 आ जाएगी, ठीक है। बग्स जो इंसेक्ट्स होंगे वो तो उससे ज्यादा ही होंगे, एक ही ट्री पे हजारों मिल जाएंगे, मान लो ये 100 हो गए, उसके बाद उसको खाने वाली जो फ्लीज होगी वो कितनी हो गई, वो 1000 हो गई। तो क्या हुआ, पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया, क्योंकि बेस तो हमको हमेशा प्रोड्यूसर का बनाना था। बात समझ आई? देखो पिरामिड ऑफ बायोमास क्या बोला, अपराइट या इन्वर्टेड हो सकता है, क्या है ये अपराइट है, ये इन्वर्टेड है। अपराइट कब होगा और इन्वर्टेड कब होगा, अपराइट तब होगा जब प्रोड्यूसर का बायोमास ज्यादा होगा। कौन से में लिखा है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। तो प्रोड्यूसर क्या होगा, प्रोड्यूसर क्यों ज्यादा है भाई, ट्रीज का नंबर, ट्रीज का एक तो नंबर भी ज्यादा है, और नंबर होने ज्यादा होने की वजह से उसका एक तो वेट भी ज्यादा है, मास ज्यादा है, ठीक है। तो इतने सारे, मान लो 1 लाख ट्री है, उनका वेट मान लो हर किसी का 100 केजी है, तो 1 लाख इंटू 100 केजी कितना हो गया, 1 करोड़, 1 करोड़ इसका केजी मास हो गया। उसके बाद वाले लेवल पे जाएंगे तो हर्बीवोर जो ट्रीज को खा सकते हैं या जो ग्रास को या प्रोड्यूसर को खा सकते हैं, उनका भले ही नंबर कितना भी ज्यादा हो, बट उनका बॉडी मास जो है वो टोटल बॉडी मास ऑफ प्रोड्यूसर या टोटल मास ऑफ प्रोड्यूसर से ज्यादा तो हो नहीं सकता, कम ही होगा। उससे कम हर्बीवोर खाने वाले मतलब प्राइमरी कार्निवोर, फिर टॉप कार्निवोर का उससे कम होगा। देखो
ये लेवल होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होगा, बेस हमेशा प्रोड्यूसर ही बनाएगा। तो अब क्या हुआ, इन्वर्टेड अपराइट हो गया पिरामिड ऑफ बायोमास। कैसे, क्योंकि प्रोड्यूसर का जो बायोमास था वो ज्यादा था टॉप लेवल से, तो टेपरिंग टॉप होने लग गया, ठीक है। इन्वर्टेड कब होगा, इन्वर्टेड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, क्योंकि प्रोड्यूसर जो डायरेक्टली सनलाइट से बना रहे कोरल्स है वो तो कम हो गए ना भाई, उनका बायोमास तो कम है, तो नंबर में भी कम है, पूरा सी बेड कवर भी कर लिया, तो भी जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में फिशेस है, जो लार्ज फिश है, उनका बायोमास तो ज्यादा ही होगा। नंबर कम हो सकता है बट बायोमास तो ज्यादा होगा, ठीक है। तो इन्वर्टेड और अपराइट कैसे होगा, ये चीज समझ आई, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, क्या लिखा है, इट इज ऑलवेज अपराइट, एक ही है जो हमेशा अपराइट होगा। इट शोज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। क्या कह रहा है, बात समझो, ये कह रहा है कि हमेशा अपराइट होगा। अब भाई अपराइट क्यों होगा, इन्वर्टेड क्यों नहीं हो सकता, प्रोड्यूसर का एनर्जी लेवल कम क्यों नहीं हो सकता टॉप कार्निवोर से, क्यों, क्योंकि जब मान लो सनलाइट से कुछ एनर्जी आई, जितनी प्रोड्यूसर बनाएगा वो तो 100% ही होगी, ठीक है। भले ही वो कितनी भी हो, मान लो सनलाइट का यूटिलाइजेशन 10% एफिशिएंसी से ही हो रहा है, मान लो 10% एफिशिएंसी ही है, बट एफिशिएंसी हम तब काउंट करेंगे ना जब कंपैरिजन लेंगे, प्रोड्यूसर के नीचे तो कोई कंपेयर करने के लिए है ही नहीं। तो जितनी भी एनर्जी, भले ही 1 किलो जूल ही बना ली प्रोड्यूसर ने, वो भी कितनी हुई, वो तो 100% ही होगी ना, वो 10% थोड़ी ना होगी। यूटिलाइजेशन 10% है, बट बन जितनी रही, जो यूज करी जा सकती है, उसको 100% मानेंगे। अब क्या होगा, जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाएगा, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर पर गया, तो प्राइमरी कंज्यूमर पर एनर्जी जो ट्रांसफर होगी, जो अगला वाला एनर्जी ले सकता है या अगले में ट्रांसफर कर सकता है, वो होगी सिर्फ 10% ऑफ टोटल एनर्जी। मान लो ये 1 किलो जूल थी, तो इसका 10% 0.1 किलो जूल ही आगे ट्रांसफर होगा, 0.1 किलो जूल। क्यों, क्योंकि बाकी 90% एनर्जी या तो वेस्ट हो गई या डिसिपेट हो गई या खुद ने यूज कर ली ट्रांसफर करते टाइम, ठीक है। ये कौन सा रूल है, ये है 10% रूल। 10% रूल ये कहता है कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से या किसी भी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक जाने में एनर्जी सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होगी। बात समझ आई। मान लो अगर टॉप की मान लो ईगल की जो क्वार्टरनरी कंज्यूमर है, इसकी एनर्जी मान लो चलो 5 किलो जूल है, एक क्वेश्चन देते हैं, 5 किलो जूल है, तो बताओ प्रोड्यूसर की एनर्जी लेवल या प्रोड्यूसर के पास कितनी एनर्जी होगी। पॉज करो वीडियो और देखो कितना है, ठीक है। अब देखो, टॉप की थी 5 किलो जूल, कितना ट्रांसफर हुआ, 10%। 10% ऑफ टर्शरी क्वार्टर, मतलब यहां पर कितना होगा, 10% 5 है तो 50 किलो जूल। उसके नीचे सेकेंडरी वाले पे कितना होगा, 50 का ये 10% है ना, 50, तो 100% कितना होगा, 500 किलो जूल, ठीक है। प्राइमरी 5000 किलो जूल, उसके नीचे 50,000 किलो जूल, तो प्रोड्यूसर पे कितनी एनर्जी बनी थी, 50,000 किलो जूल। बात समझ आई। अब देखो, ठीक, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम क्या कह रहा है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल डिपिक्टिंग इट्स डायरेक्शन एंड अमाउंट, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इन एनी फूड चेन ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, अभी देख लिया, ठीक है। कैन बी एक्सप्रेस बाय पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। अभी पिरामिड ऑफ एनर्जी हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा ना, ये पिरामिड ऑफ एनर्जी था, ठीक है। अब क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन फूड चेन और फूड वेब। देखो फूड चेन क्या होता है, फूड चेन ये बताता है कि एक ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर फीड करेगा या कौन किसका फूड है, एक चेन पैटर्न में ही चलेगा। अगर प्रोड्यूसर है तो ऐसा नहीं है डिकम्पोजर प्रोड्यूसर को खा लेगा, ये नहीं होगा। प्रोड्यूसर्स को सबसे पहले प्राइमरी कंज्यूमर ही खाएगा, प्राइमरी से सेकेंडरी ही खाएगा, सेकेंडरी से टर्शरी खाएगा, ये एक चेन पैटर्न में चलेगा। फूड वेब और फूड चेन में क्या डिफरेंस है, फूड वेब बताता है कि कौन किसको खा सकता है, मतलब यहां पर हम ये डिफाइन नहीं करते कि प्राइमरी है तो प्राइमरी सेकेंडरी वाले पे ही जाएगा, सेकेंडरी टर्शरी पे ही जाएगा, नहीं, अगर टॉप वाला भी है तो टॉप वाला प्रोड्यूसर को भी खा सकता है। ये एक वेब पैटर्न में, जैसे स्पाइडर का वेब होता है ना, तो वेब पैटर्न में जैसे क्या है, यहाँ पे ग्रास हॉपर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर था, अब इसको खाने वाला पहली स्पाइडर भी हो सकती है या टर्शरी कंज्यूमर भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सेकेंडरी को पहले सेकेंडरी खाएगा, सेकेंडरी टर्शरी को ही खाएगा, टर्शरी सेकेंडरी को खाएगा, ऐसे जरूरी नहीं है। अगर अवेलेबल है तो डायरेक्टली टर्शरी कंज्यूमर भी सेकेंडरी कंज्यूमर बन सकता है यहाँ पर,
जरूरी नहीं है कि टर्शरी कंज्यूमर रहेगा तो पहले सेकेंडरी को खाएगा उसके बाद ही होगा, नहीं, प्राइमरी से अगर टर्शरी ने खाया तो टर्शरी को सेकेंडरी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो पॉल्यूशन, अगला टॉपिक, ठीक है। पॉल्यूशन क्या, पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल या पॉल्यूटेंट्स इनटू द एनवायरनमेंट। Pollution can be due to natural causes such as volcanic eruptions, forest fires, or due to human activities such as carbon emission, industrial runoff, etc. ठीक है, पॉल्यूशन समझ आ गया क्या है। टाइप ऑफ पॉल्यूशन में क्या क्या है, सबसे पहले एयर पॉल्यूशन कॉमन है, सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है, वेस्ट आपने गाड़ दिया, डिकम्पोजेबल वेस्ट है, ठीक है। फिर नॉइस पॉल्यूशन, ट्रैफिक में हॉर्न, ठीक है। फिर वाटर पॉल्यूशन, फैक्ट्री से अनट्रीटेड वेस्ट को डायरेक्टली रिवर्स में डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है। अब क्या है, गार्बेज मैनेजमेंट, ठीक, इन्वॉल्व्स ऑल द एक्टिविटीज एंड एक्शंस रिक्वायर्ड टू मैनेज वेस्ट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन इनटू द फाइनल डिस्पोजल, ठीक है। क्या लिखा है, वो कह रहा है कि वेस्ट गार्बेज मैनेजमेंट मतलब ये होता है कि इन्वॉल्व्स एक्टिविटी फ्रॉम उसके बनने से लेके उसके डिस्पोजल तक जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सब गार्बेज मैनेजमेंट में आती है, ठीक है। स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा, देखो सबसे पहले क्या करोगे, सेग्रीगेट करोगे, वेस्ट अलग अलग करोगे। फिर क्या करोगे, कलेक्ट करना है, भाई सेपरेट कर दिया, आप कलेक्ट भी करोगे। फिर क्या है, कलेक्ट कर लिया, आप ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करके कहाँ ले जाओगे, कुछ करना पड़ेगा ना, तो वहां पहले ट्रीटमेंट करोगे कि हार्मफुल है, सेपरेट करेंगे हार्मफुल है नहीं है। उसके बाद क्या है, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग, आप उसमें से जितना वेस्ट है जो काम का है वो प्रोसेस करोगे और रिसाइकल करोगे, बचा हुआ जो है उसको डिस्पोज कर दोगे, ठीक है। बात समझ आई। कॉमन वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स में देखो क्या क्या होता है, एक तो रिसाइकलिंग है, भाई जो पेपर या मोल्डेबल प्लास्टिक होता है उसको रिसाइकल कर सकते हैं। फिर क्या है, लैंडफिल्स है, बड़े बड़े लैंडफिल्स होते हैं जिसके अंदर वेस्ट डंप कर देते हैं, स्टोर करते हैं। इंसिनरेशन, जला दिया, ठीक है, जो जला सकते हैं, जो जलने के बाद ज्यादा हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस ना करे उसको जला दिया। फिर कंपोस्टिंग, भाई ऐसा वेस्ट है जिसका कुछ कर भी नहीं सकते, मेटल्स वगैरह है, क्या करोगे उसका, या तो रिसाइकल कर सकते हो, रिसाइकल नहीं हो रहा है, जैसे प्लास्टिक के स्विच है, अब उसको रिसाइकल तो कर नहीं सकते, ना जला सकते हैं, लैंडफिल में भी कब तक पटक के रखोगे, तो क्या होता है, कंपोस्ट कर दिया, गाड़ दिया, जमीन में गाड़ दिया। उसके बाद बायोगैस जनरेशन, भाई ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, जो पता है बाद में मीथेन या ऐसी गैसेस दे सकता है जो फ्लेमेबल है, तो उससे बायोगैस जनरेशन कर दिया, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, और ये हमारे 2 अचीवर्स के नाम, बहुत सारों में से कुछ के अचीवर्स के नाम जो सिटी टॉपर्स भी हैं, या IIT JEE में, इधर नीट में, ठीक है। तो आप भी इनमें से एक हो सकते हैं। नीचे जो नंबर दिया है हमारी ब्रांच का, रेजोनेंस इंदौर की, आप इस पे कांटेक्ट करके आगे डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, CBSE बोर्ड में अच्छे से परफॉर्म करिए, आपका MCQ सीरीज भी जल्दी आएगी, ठीक है। तो उसको भी करना है, MCQ में जितना ज्यादा एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं 20 नंबर सिक्योर करिए। पढ़ते रहिए, थैंक यू।